पक्षियों में उड्डयन की क्रियाविधि। सिद्धांत या यांत्रिकी। वायु की जो गति है उसको वायु गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। वायु की गति का विज्ञान एक कठिन विज्ञान है। एक उड़ान भरता हुआ वायुयान तथा एक उड़ता हुआ पक्षी दोनों एक से भौतिक नियमों का पालन करते हैं। मछली प्रत्यक्ष या सीधी गति के सिद्धांत पर तैरती है। तैरते समय एक प्रतिरोधक अर्थात जल के विरुद्ध टकराकर आगे बढ़ती है, लेकिन एक पक्षी अप्रत्यक्ष या परोक्ष गति के सिद्धांत पर उड़ता है और यह वायु को हटाता है, जो अपने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट से पक्षी को आगे बढ़ाती है। पंख की मार से विस्थापित वायु तरंगे उत्पन्न करती है, यानी पंख जब फड़फड़ाता है तो उस समय वायु में हलचल होती है और उससे वेव्स उत्पन्न होती है, जो पक्षी को ऊपर उठाती है और उसे आगे बढ़ाती है, जिसका परिणाम उड्डयन होता है। न्यूटन की गतिकी के नियमों के अनुसार वायु का प्रतिक्रिया बल गतिमान पंखों द्वारा वायु पर पड़ने वाले बल के बराबर और विपरीत होता है। पक्षी का पंख एक साधारण वायु पर्णिका यानी एयरफॉइल तल अथवा वायुयान के पंख जैसा नहीं है। यह एक वायु पर्णिका की भांति उत्थापक तल यानी लिफ्टिंग सरफेस और आगे की ओर गति के लिए नोदक प्रोपेलर दोनों का कार्य करता है। यानी कि जब पक्षी फड़फड़ाता है तो पक्षी ऊपर भी उठता है और आगे की तरफ गति करके चलता भी है। पक्षियों के पंख का अगला किनारा मोटा तथा पिछला किनारा पतला होता है और शुंडाकार होता है। आड़ी काट में इसकी ऊपरी सतह पर उत्तल व धारा रेखित तथा निचली सतह पर चपटी या अपतन जो तनिक है अपतल होती है, यानी कॉन्वेक्स होती है, और पंख की ऊपरी सतह कॉन्वेक्स और नीचे की कॉनकेव। ऊपरी सतह उत्तल और नीचे की सतह अवतल होती है। जब वायु कुछ तिरछे पंख के पार चलती है तो वायु का प्रभाव उसके ऊपरी तल पर निचले तल की अपेक्षा अधिक गति से चलता है। भौतिकी के बर्नौली के नियम के अनुसार वायु की गति में अंतर के परिणाम स्वरूप पंख के ऊपरी तल पर निचले तल की अपेक्षा वायु दाब में कमी हो जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये 3 चित्र यहाँ पर समझाने के लिए दिखाए गए हैं। ये किसी पक्षी का पंख है। इसका आगे का हिस्सा थोड़ा मोटा है, पिछले का हिस्सा पतला है। ये एयर करंट है। जब ये पंख फड़फड़ाता है तो इसके निचला हिस्सा है जो कॉनकेव सतह है, अवतल सतह है, और ऊपरी सतह उत्तल सतह है। तो ऊपर वायु का दबाव लो प्रेशर एरिया, ऊपर वायु का दबाव कम हो जाता है, नीचे की तरफ हाई प्रेशर एरिया उत्पन्न हो जाता है, और एयर का जो करंट है इधर से इसके ऊपर होते ही और नीचे से पास हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लीडिंग एड्ज ऑफ विंग यानी आगे की तरफ का हिस्सा है विंग का, और अपर कॉन्वेक्स सरफेस जैसा दिखाया गया है, ये लिफ्ट यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, जिस कारण पंख जैसे फड़फड़ाता है कम प्रेशर कारण वो पक्षी ऊपर की तरफ उड़ जाता है। फोर्स ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट एयर स्पीड्स, और इस तरीके से एयर नीचे होकर उसके ऊपर होके और नीचे होके पीछे की तरफ निकल जाती है। जब पक्षी पंख को तिरछा करता है तो उस समय इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ ऐसी वायु तरंगें उत्पन्न होती है जो टर्बुलेंस यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है, और यहाँ वायु घूमने लग जाती है, जिस कारण पक्षी एकदम नीचे की तरफ गति करता है। तीसरा है सी वाला, जैसे कि ऊपर वाले में दिखाया था मैंने, अनुकूलता पूर्वक नत पंख, जिससे वायु उसके ऊपरी तल पर सुगमता पूर्वक प्रवाहित होकर लिफ्ट यानी पक्षी को ऊपर उठाने के लिए बढ़ाती है। बी अभी बताया, इसमें पंख तीव्रता से नत, ताकि वायु ऊपर प्रक्षुब्ध होकर उत्थान को नष्ट करने यानी स्तंभन स्टॉल उत्पन्न करती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जब पंख तिरछा हो जाता है या बंद होने लगता है तो यहाँ पर टर्बुलेंस
यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है वायु का, जिसके कारण पक्षी एकदम नीचे की तरफ आता है। सी है कूट पक्ष। एलुला के उठने से एक स्लॉट बन जाता है, जिसमें होकर वायु तीव्रता और सरलता से प्रवाहित होकर प्रक्षोभ टर्बुलेंस को कम करती है। दोबारा अगर फ्लाइट करता है तो दोबारा पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो इसमें बर्नौली के नियम के अनुसार जो चल रहा है कि एक तल पर एक तरल प्रवाह में सर्वाधिक वेग वाले स्थान पर सबसे कम दाब होता है। उड्डयन में लागू यह मूल भौतिक सिद्धांत 1738 में स्विस गणितज्ञ बर्नौली द्वारा खोजा गया। इस प्रकार उत्पन्न दो प्रकार के बल, पंख के ऊपर चूषण सक्शन और पंख के नीचे अपरिमुख उछाल यानी अपवार्ड थ्रस्ट, पंख को ऊपर उठाते हैं। फलस्वरूप पक्षी ऊंचा उठकर आगे तथा ऊपर की दिशा में गति करता है। वायु भी पंख को क्षैतिज रूप से पीछे को धकेलती है। उसको रोकने के लिए कर्षण या ड्रैग द्वारा पक्षी की गति को मंद करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार पंख पर पड़ने वाले दाब को बल को दो अवयवों में बांटा जाता है। नंबर 1 वायु प्रभाव के प्रति लंब एवं उदग्र उत्थान अवयव लिफ्ट कंपोनेंट तथा वायु के प्रभाव के समानांतर एक पश्च कर्षण अवयव ड्रैग कंपोनेंट्स। पक्षी को उड़ने के लिए उत्थान बल उस पर पड़ने वाले गुरुत्व बल अर्थात उसके भार के बराबर होना चाहिए। विधिक कारक उत्थान बल को बढ़ाते हैं, जैसे कि पंख के तल या विस्तार में वृद्धि और पंख के आर पार वायु प्रवाह की चाल में वृद्धि। यदि पंख का कोण अत्यधिक बड़ा हो जाता है, अर्थात जब पंख बहुत तिरछा हो जाता है, जैसे कि इसमें जो टर्बुलेंस जो पैदा हो रहा है बी में, ये स्टीप एंगल ऑफ द अटैक, पंख जैसे तिरछा हो जाता है, तो उस दौरान विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रति प्रेरित कर्षण यानी कि इंड्यूस्ड ड्रैग एक फोर्स उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप उत्थान समाप्त हो जाएगा, यानी कि पंख का ऊपर उठना बंद हो जाता है। अतः पंख अनियंत्रित हो जाते हैं और गति मंद हो जाती है और पक्षी पृथ्वी की ओर सीधे नीचे गिरने लगता है। कुछ पक्षी अवरोहण डाइव यानी ऊपर खड़ा रह के जब ऊपर उड़ता रहेगा फिर एकदम से नीचे की तरफ आता है। झपटने से पूर्व जानबूझकर स्तंभन स्टेलिंग या धीमे होने का उपयोग करते हैं, परंतु अवतरण लैंडिंग या नीचे उतरते समय पक्षी को गिरकर टकराने से बचाने के लिए बिना स्तंभन के मंद होना पड़ता है। यह अनेक विधियों द्वारा विक्षोभ घटाकर किया जाता है। उकाब, गिद्ध, गौरैया आदि जब पक्षी साधन के लिए मंदन करते हैं तो उनके प्राथमिक पिच्छ अच्छी प्रकार से फैल जाते हैं और इस प्रकार इन पिच्छों के अग्र किनारे पर अवकाश या खांचे बन जाती है और ये खांचे बर्नौली प्रभाव प्रदर्शित करते हुए वेंट्रुरी नलियों का कार्य करती है। वायु उनके बीच से अधिकाधिक वेग से दौड़ती है, जिससे कारण मंदतर अवरोहण गति पर अधिक उत्थान उत्पन्न होना संभव होता है। कुछ प्राथमिक पिच्छों के पिच फलक वेन खांचों के आकार को बढ़ाने के लिए घटे हुए या कोर खांची इमर्जिनेटेड हो सकते हैं। वेंट्रुरी प्रभाव अधिक खांचा उत्पन्न करने की दूसरी विधि कूट पक्ष बास्टर्ड विंग या पक्षिका एलुला को ऊपर उठाता है, जो कि हस्तांगुष्ठ या पॉलेक्स या पिच्छों पर एक पृथक गुच्छा होता है। कुछ पक्षी अवरोहण के समय पुच्छ पिच्छों को फैलाकर या नीचे झुकाकर अतिरिक्त उत्थान प्राप्त करते हैं और पुच्छ इस प्रकार एक ब्रेक तथा एक उच्च उत्थान या कंबल वाली वायु पर्णिका दोनों का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये उड्डयन की क्रिया विधि है। अब शॉर्ट में हम बात करेंगे उड्डयन की विधियां। पक्षियों में उड्डयन की 3 या 4 विधियां मिलती है और सभी विधियां एक ही पक्षी के विभिन्न समय पर प्रयुक्त हो सकती है। उड्डयन की सभी विधियों का प्रकार पूंछ एक द्वि नियंत्रक या रडार की भांति शरीर के आलंबन और संतुलन में सहायता करती है। पहली जैसी विधि है पंख फड़फड़ाना, फ्लैपिंग। पहली विधि है पंख फड़फड़ाना। दूसरी विधि है इसकी विसर्पण या ग्लाइडिंग। तीसरी विधि है ब्रिडियन
या सेलिंग। और चतुर्थ विधि है यहाँ पर मंडराना या हॉवरिंग, जैसे कि चील कौवे मंडराते हैं। फर्स्ट, पंख फड़फड़ाना या फ्लैपिंग। यह उड़ान की सर्वाधिक सामान्य एवं साधारण विधि है। प्राय सभी पक्षी पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ाकर उड़ते हैं। अधिकतर पक्षी उड़ने के समय अधिकांश समय पंख फड़फड़ाते हैं और इस क्रिया जो कि तेज गति से पुनरावृत्त होती है पक्षी को वायु वाहित यानी एयरबॉर्न रहने तथा वायु में आगे बढ़ने के योग्य बनाती है। पंखों की बनावट वायु गतिकी के ठोस सिद्धांतों पर आधारित होती है। पंख न केवल उत्थान प्रदान करते हैं बल्कि नोदक यानी प्रोपेलर की भांति भी कार्य करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक फड़फड़ाहट में पंखों का एक प्रभावी इफेक्टिव शक्तिशाली प्रभाव स्ट्रोक या अधोघात डाउन स्ट्रोक तथा एक पुनः प्राप्ति प्राय रिकवरी स्ट्रोक या ऊर्ध्वघात होता है। अधोघात डाउन स्ट्रोक, शुरू में पंख उदग्र खड़े और पूरी तरह फैले होते हैं। अधोघात में पंख तिर्यक रूप से आगे नीचे तथा पीछे गति करते रहते हैं जबकि उनके दूरस्थ भाग ऊपर मुड़े रहते हैं। प्राथमिक पिच दृढ़तापूर्वक परस्पर व्यापी रहते हैं और वायु को एक बंद या अवरुद्ध तल प्रदान करते हैं। इस प्रकार उत्थान आगे बढ़ना दोनों संभव होता है। ऊर्ध्वघात अप स्ट्रोक, ऊर्ध्वघात या पुनः प्राप्ति प्रहार के समय पंख अंशतः बलित होते हैं तथा उनके प्राथमिक पिच फैलकर वायु को आर पार निकलने देते हैं जिससे उनको सरलतापूर्वक ऊपर उठाया जा सकता है। इस प्रकार पंख पुनः ऊपर तथा पीछे चले जाते हैं। फ्लैपिंग के परिणाम स्वरूप पक्षी वायु में थमा रहकर आगे बढ़ता है और कबूतर अपने पंख प्रति सेकंड 8 बार फड़फड़ाता है। जैसे कि अनेक शिकारी पक्षी इनमें पंखों को अत्यंत तीव्र गति से फड़फड़ाने या हवा में स्थिर बने रहते हैं। इस प्रकार वे आगे न बढ़कर केवल गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करते हैं और इस पवित्र आत्मा मुद्रा यानी होली घोस्ट पोस्चर कहते हैं। विसर्पण या मथन, ग्लाइडिंग या स्किमिंग, उड्डयन की सरलतम और संभावतः सबसे आद्य विधि, सबसे पुरानी विधि है ये विसर्पण ग्लाइडिंग। अनेक बार द्रुत गति से फड़फड़ाकर कोई पक्षी अपने पंखों को फैलाकर गतिहीन थामे रहते हैं और पर्याप्त दूरी तक उन्हें बगैर फड़फड़ाए विसर्पण करते हैं। विसर्पण अपनी गति के लिए पूर्व आघातों द्वारा अर्जित वेग तथा ऊंचे तल के से नीचे तल तक उतरते अथवा वायु तरंगों के उपयोग पर निर्भर करता है। विसर्पण 2 प्रकार के बलों के फलस्वरूप होता है। एक है ऊपर उठना पक्षी का, जिसको उत्थान कहते हैं, लिफ्ट, तो पक्षी को ऊपर उठाता है। दूसरा है कर्षण, ड्रैग, जो उसकी गति को मंद करता है। जब तक पक्षी के भार से उत्थान बल अधिक होता है पक्षी वायु में ऊपर उठता रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है जिससे पक्षी धीमा हो जाता है और विसर्पण उड्डयन केवल अल्पकालिक होता है। यह पक्षी शीघ्र वेग या ऊंचाई को खो देता है और विसर्पण उड्डयन सागर तटीय पक्षियों द्वारा भूमि पर उतरते समय किया जाता है। बतखों में और बगुलों में पानी पर उतरते समय, अबाविल और बतासियों में हवा में तैरते समय, कबूतरों में अपने अड्डे से भूमि पर आते समय या बाज में अपने शिकार पर झपटते समय सरलता से इस ग्लाइडिंग प्रक्रिया को देखा जा सकता है। विंडयन या सेलिंग, विंडयन या सेलिंग जो है सोअरिंग और सेलिंग, ऊंची उड़ान या विंडयन उड़ान की अत्यंत विलक्षण विशिष्ट विधि है। यह बड़े पंख विस्तार से पक्षियों जैसे एल्वेस्ट्रॉस, गिद्ध, पेलिकन, उकाब, बाज, कौवा इत्यादि द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पक्षी बहुत ऊंचाई पर बगैर पंखों को चलाए बड़े गोल चक्कर लगाता है और पक्षी गतिज ऊर्जा को हानि बिना ऊपर उठता है। इसमें एक स्थिर विंडयन है, दूसरी सक्रिय विंडयन है। स्थिर विंडयन में गर्म जलवायु में चील, बाज, गिद्ध सूर्य से तपी भूमि से ऊपर उठने वाली गर्म वायु तरंगों अर्थात तापीय या ऊष्मीय पवनों का उपयोग करते हैं। ऊष्मीय पवन गर्म हवा के एक बड़े बुलबुले की भांति ऊपर उठता है और इसका वेग इतना अधिक होता है कि इसमें चक्कर काटता हुआ पक्षी भी निरंतर ऊपर उठता चला जाता है। खड़ी चट्टान जैसे अवरोधक के ऊपर से जाने के लिए फुलमर उदग्र वायु तरंगों का सहारा लेता है। इस भांति स्थिर विंडयन करने वाले स्थलीय पक्षियों के पंख अपेक्षाकृत छोटे किंतु चौड़े होते हैं और गर्म वायु तरंगे पक्षी को नीचे गिरने की अपेक्षा अधिक तेजी से ऊपर ले जाती है।
स्थिर हवा में यदि पक्षी नीचे गिरने लगता है, उड़ान मंद गति से होती है, पंखों में बहुत सी झिर्रियां बनाकर विशेषकर शीर्ष के समीप अतिरिक्त उत्थान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है सक्रिय विडन। समुद्री पक्षी जैसे कि पेट्रल और एल्वेस्ट्रास समुद्र तल के ऊपर ऊंचाइयों पर वायु की गति में होने वाले तेजी का उपयोग सक्रिय विडन में करते हैं। उनके पंख लंबे और पतले होते हैं। एल्वेस्ट्रास समुद्र के ऊपर घंटों बिना पंख फड़फड़ाए विचरण करता है। नीचे की ओर विचरण करते समय पर्याप्त मात्रा में संवेग अर्जित कर सिर से ऊपर उड़ जाता है। मंडराना हॉवरिंग, यह फड़फड़ाने या फ्लेमिंग उड्डयन का एक विलक्षण रूपांतरण है। मरमर या गुंजन पक्षियों में कंपन उड्डयन अथवा मंडराना पाया जाता है। इसमें शरीर सीधा तना रहता है, जबकि पक्षी भूमि के ऊपर किसी वस्तु या पुष्प के ऊपर बिना गति के एक स्थान पर वायु में संतुलित रूप से मंडराता रहता है। कभी कभी पक्षी पीछे की ओर उड़ता है और उनके पंखों के सिरे आभासी रूप से 8 का अंक बनाते हुए हिलते हैं। ऐसा करना अग्रपादों के कंकाल के विशिष्ट आकार के कारण होता है। तो इस प्रकार ये 4 गतियां हैं।